भारती। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार और सभी श्रोताओं को भी नमस्कार और कमो भाभी आपको भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार। भाई संगीता दीदी आपको और सभी सखियों को, श्रोताओं को और सखाओं को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। हाँ, कमो भाभी का चुलबुला प्यार भरा नमस्कार। तो भाई आज हमारी जो ये सजी हुई टोकरी है, इसमें क्या क्या है? हाँ, इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, आज अग्निशमन सेवा दिवस है और बैसाखी की बहुत सारी शुभकामनाएं देनी है कमो भाभी। हाँ, तो देनी है क्यों, अभी ही दे देते हैं। सभी को बैसाखी पर्व की हार्दिक और ढेरों शुभकामनाएं विविध भारती परिवार की ओर से। और देखिए, अगर बैसाखी पर्व है तो फिर अच्छे अच्छे व्यंजन भी बनेंगे घर में। बिल्कुल बनेंगे। तो रसोई में भी हमारी सखियां बहुत व्यस्त होंगी। साथ ही सखी विशेष के अंतर्गत आज हम याद करेंगे रंगमंच, टीवी और फिल्मों से जुड़ी अभिनेत्री उत्तरा बावकर जी को। और संगीता दीदी, आज भारतीय संविधान के शिल्पकार, महान समाज सुधारक, सामाजिक न्याय के उन्नायक, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हम मना रहे हैं। जी जी। और जैसा कि सभी जानते हैं और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है कमो भाभी कि बाबा साहब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ। पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। वे एक मेधावी छात्र थे और सभी विषयों की पढ़ाई में हमेशा ही अव्वल आते थे। आगे मुंबई आने के बाद माध्यमिक शिक्षा के साथ साथ आगे चलकर एल्फिंस्टन कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया आगे की पढ़ाई के लिए और अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान से उन्होंने बीए किया। और इसके बाद फिर स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए उन्हें छात्रवृत्ति मिली और वे अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने कला स्नातकोत्तर की परीक्षा पास की और उनके जो विषय थे संगीता दीदी, वे थे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र, साथ ही मानव विज्ञान और अन्य जो जुड़े हुए विषय थे। प्राचीन भारतीय वाणिज्य विषय पर उन्होंने शोध भी किया। तो इतनी सारी पढ़ाई थी जिसे आगे बढ़ानी थी उन्हें, और 1916 में उन्होंने अपना शोध कार्य यानी कि दूसरा शोध कार्य कह सकते हैं कि उसे पूरा किया। भारत का राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन, और इसके लिए उन्हें दूसरा कला स्नातकोत्तर प्रदान किया गया। फिर लंदन चले गए और तीसरे शोध कार्य में लग गए और ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के लिए अर्थशास्त्र में उन्होंने पीएचडी भी की। और उसके बाद आगे चलकर यानी कि 1922 में कह सकते हैं कि बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री प्रदान की गई उन्हें, और 1923 में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि भी मिली। इसके अलावा जो कमो भाभी, डॉक्टर अंबेडकर बहुत दूर दूर गए पढ़ाई के लिए और इसमें कोलंबिया भी गए, उस्मानिया विश्वविद्यालय से भी उन्होंने उपाधि प्राप्त की। और जब वो भारत वापस आए तो जितनी भी जो समाज में कुरीतियां थीं, उनकी जो व्यवस्था वगैरह थी, उसमें जन जागरण का सक्रिय रूप से कार्य किया और कह सकते हैं कि एक तरह से एक आंदोलन की तरह से इसे उन्होंने लिया। और इसके बाद कुछ एक उनके साप्ताहिक और मासिक जो पत्रिकाएं थीं, जो पत्र थे, वो भी प्रकाशित हुए। जी, उन्होंने रूढ़िवादिता का विरोध किया और समान अधिकार की बात की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक सुधार की तरफ सभी का ध्यान आकर्षित किया। स्वतंत्रता के बाद बाबा साहेब ने देश के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। और फिर उसके बाद 1947 को बाबा साहेब को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए जो समिति बनाई गई, जो संविधान की मसौदा समिति थे, उसके वो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। और कह सकते हैं कि दिन रात का अथक प्रयास और लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया उन्होंने, कानून का अध्ययन किया और तार्किक आधार पर सबके हेतु को ध्यान में रखकर बाबा साहेब ने संविधान की रचना में अद्वितीय और सराहनीय भूमिका निभाई। जी,
26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया, ग्रहण किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे देश के में कार्यान्वित कर दिया गया और भारत के संघीय ढांचे का इस तरह से कह सकते हैं कि निर्माण पूरा हुआ, जिसमें कई विशिष्टताएं भी थीं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। ज्ञान की बात करें, स्वाभिमान की बात करें, शील है या ये सब चीज़ें हैं, इनके वे बहुत बड़े उपासक थे। भारत गणराज्य के इस महान निर्माता ने 6 दिसंबर 1956 को इस नश्वर संसार को अलविदा कहा। संगीता दीदी, कह सकते हैं कि बाबा साहेब का पूरा जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। ज़रूरत है उनके विचारों को, उनके द्वारा दी गई सीख को न सिर्फ जाने, पढ़ें, सुने, बल्कि उसे आत्मसात करें, अपने विचारों में उतारें। समाज में व्याप्त कई कुरीतियों का विरोध करते हुए उन्होंने महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों के लिए भी हमेशा आवाज़ उठाई और उनका कहना था कि किसी समाज की प्रगति का आकलन वहाँ महिलाओं की स्थिति को देखकर किया जाना चाहिए। शिक्षा के महत्व पर उन्होंने हमेशा जोर दिया। देखिए ना, जब हमें प्यास लगती है तो सामने ग्लास भर पानी रखने भर से हमारी प्यास नहीं बुझती, है ना। उसे हमें उठाना होगा, उसे मुंह तक लाना होगा और उसे ग्रहण करना होगा, यानी हमें संघर्ष करना होगा किसी चीज़ को पाने के लिए। उसी तरह उनके विचारों को सिर्फ जानने, पढ़ने या सुनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनके विचारों को, उनके द्वारा दी गई सीख को हमें अपने दैनंदिन जीवन में आत्मसात करना होगा, अपने विचारों में उतारना होगा। इस महानायक को हमारा शत शत नमन। संगीता दीदी, आज हम बैसाखी का पर्व भी मना रहे हैं पूरे तो देश में। है जी हाँ, और देखिए हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कमेंट्स भी लिखे हैं और बैसाखी के बारे में जहाँ तक बात है तो भारत के कह सकते हैं कि जो जितने सारे प्रांत हैं वो पूरे तरह से कह सकते हैं कि एक रंग बिरंगी छटा उनमें नजर आती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो पर्व है अलग अलग प्रांत में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। वैसे हमारी एक सखी ने कुछ संदेश हमें भेजा है, लेकिन ये हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल बैसाखी को मेष संक्रांति और विषुवत संक्रांति भी कहते हैं और वैशाख माह का ये त्योहार है जो सौर मास के प्रथम दिन मनाया जाता है। ये पर्व हिंदुओं, सिखों और बौद्ध संप्रदाय में खास रूप से मनाया जाता है। परंपरागत रूप से सिख नववर्ष के रूप में भी ये प्रतिष्ठित है और खालसा संवत के अनुसार खालसा कैलेंडर का निर्माण 1 बैसाख 1756 विक्रमी संवत यानी 30 मार्च 1699 के दिन शुरू हुआ था और पूरे पंजाब क्षेत्र में बड़े उत्साह से बैसाखी का पर्व हम मनाते हैं। बल्कि ये कह सकते हैं कि जो बैसाखी है ना, वो बड़े ही रंग बिरंगे तरीके से पंजाब में मनाई जाती है और कई जगहों पर भजन, कीर्तन, जुलूस, मेले, इन सभी चीज़ों का आयोजन होता है। वैसे ये जो त्योहार है ना बैसाखी का, फसल कटाई का भी त्योहार है। और फसल कटाई के बाद जो किसान हैं वो तो धूमधाम से मनाते हैं। खासकर अगर बात करें तो चंडीगढ़ के पास जो पिंजौर परिसर, शिमला मंडी, कठुआ की बात करें, उधमपुर, जम्मू, हिमाचल और प्रशारा झील के किनारे यहाँ मेला लगता है। और नृत्य और गायन, ये तो भारत की जो भी त्यौहार होते हैं उनका तो उनकी खास कह सकते हैं कि रौनक होती है। तो गंगा जी के जो अवतरण है उसकी भी बात होती है, तो आज उसके लिए भी वो मनाया जाता है। उनके सम्मान में यानी कि माँ गंगा के सम्मान में ये त्यौहार मनाते हैं। गंगा स्नान, पूजन, इन सब चीज़ों का आज के दिन विशेष महत्व है। और जब हम बात करते हैं गंगा जी की तो फिर मेला तो बहुत खास है, वो तो होना ही होना है। तो मेले भी लगते हैं, पूजा पाठ और जो चीज़ें होती हैं उन्हें, जो नई फसल आती है उन्हें कटाई करके लाना, फिर उसके बाद उन्हीं फसलों से जो अनाज आते हैं वगैरह उनकी पूजा वगैरह वो भी की जाती है और उन चीज़ों का दान भी किया जाता है। धर्म और नेकी अपने आदर्श को बनाए रखने का ये त्योहार एक प्रतीक भी है। और वैसे केरल में इसे विशु कहा जाता है, उत्तराखंड में बिखौती और कहते हैं, और इस दिन नदियों में डुबकी लगाते हैं। पूजा अर्चना करने की भी परंपरा है। और बोहाग बिहू या रंगली बिहू भी इसे कहते हैं। असमिया में नववर्ष के तौर पर मनाया जाता है। उड़ीसा में महाविष्णु संक्रांति और बंगाल में पहला बैशाख ऐसा भी कहते हैं। कमो भाभी, मैं ये कह रही थी कि बोहाग बिहू या रंगली
बिहू ये असमिया में नववर्ष के तौर पर मनाया जाता है और उड़ीसा में महाविष्णु संक्रांति, बंगाल में पहला बैशाख ऐसा कहते हैं। साथ ही तमिल नववर्ष के तौर पर पुथांडु या पुथुवरुषम इसको कहा जाता है। साथ में बिहार, मिथिला और नेपाल यानी भारत के सटे सीमावर्ती प्रांतों में जुट शीतल नया साल के रूप में और मैथिली पंचांग का पहला दिन के रूप में इसे मनाते हैं। और लाल चने का सत्तू, जौ और जो अन्य अनाज होते हैं उनके आटे का इस दिन भोजन खास तौर से बनाया जाता है। उसके व्यंजन बनाए जाते हैं। फूल, अनाज, वस्त्र, कहीं कहीं सोना चांदी जैसी सुख समृद्धि की चीज़ों को खरीदने की भी परंपरा है। साथ ही कुछ जगहों पर आतिशबाजी भी की जाती है। और हमारी जो सखी हैं वो कह रही हैं कि बिहार, झारखंड में सतुआनी विशुआ का पर्व मनाया जा रहा है आज, यानी बैसाखी को यहाँ पे ये कहा जाता है। आज सत्तू खाते हैं, चना, जौ, मक्के का सत्तू, गुड़, घी, दूध मिलाकर आम के टिकोले के साथ भगवान विष्णु और शंकर को भोग लगाते हैं। और वहीं सब खाते हैं। पहले मीठा खाते हैं, बाद में लोग अपने रुचि और स्वाद के अनुसार नमक, कैरी, पुदीने, धनिया की चटनी, प्याज, हरी मिर्च, अचार के साथ इसका सेवन करते हैं। वैसे आम की चटनी, प्याज और अचार, सतुआ खाए पलथी मार जब मिल जाए चार यार, ऐसा इनका कहना है। साथ ही उत्तर बिहार के मिथिलांचल प्रांत में जुड़ शीतल भी मनाया जाता है, जहाँ बेसन की बड़ी की सब्जी, चावल, ठंडा खाना खाते हैं। सभी पेड़ पौधों में पानी डालते हैं, यानी सबको ठंडा रखा जाता है और बड़े बुजुर्ग ठंडे जल का छिड़काव करते हुए आशीर्वाद देते हैं। जुड़ शीतल यानी तृप्त रहो। वैसे देखिए ना दीदी, गर्मियाँ जैसे जैसे बढ़ने लगती हैं तो मनुष्य ही नहीं, हर प्राणी मात्र ये चाहता है कि शरीर को और मन को शीतलता मिले, ठंडक मिले। तो इस दिन खास तौर से उन चीज़ों का दान भी किया जाता है जो चीज़ें गर्मियों के दिनों में सेवन जिनका सेवन होता है, जैसे पानी का मटका हो गया, मिट्टी के मटके हो गए, और खरबूज हो गए, हिरमाना हो गया यानी तरबूज हो गया, सत्तू हो गया, इन चीज़ों का भी दान किया जाता है। ताकि देखिए जो ये चीज़ें जो दान की जाती हैं तो इसका मतलब यही होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी इसका इस्तेमाल करे और इन चीज़ों को अच्छी तरह से त्योहार में कह सकते हैं कि सभी मिलकर खुशियां मना सकें। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी इस्तेमाल कर सके। जी बिल्कुल सही बात है। भाई संगीता दीदी, आज हम राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस भी मना रहे हैं। 1944 में मुंबई यानी बम्बई बंदरगाह में विक्टोरिया डॉक बॉम्बे पोर्ट में आग लगने से एक बड़ी दुर्घटना सामने आई थी और इस दुर्घटना के दरमियान ही अपने कर्तव्य के दौरान लगभग 71 अग्निशमन कर्मियों ने इस भयानक आग से जूझते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। इसलिए ये दिवस उनकी याद में मनाया जाता है। अग्निशमन सेवा के महत्व और इन अग्निशामकों के बलिदान को हम समझें और इन्हें याद रखें, और साथ ही साथ जो आग वगैरह की जो ये घटनाएं होती हैं इनसे सावधान भी रहें। वैसे ये दिवस मनाने का मूल उद्देश्य यही है कि नागरिकों को आग से बचाव और सावधानी बरतने के विषय में जागरूक किया जाए। साथ ही आग लगने की स्थिति में क्या करना है, क्या तत्पर उपाय होने चाहिए, बचाव के उपाय क्या होने चाहिए, बहुमंजिला इमारतों में अग्नि सुरक्षा के क्या इंतजाम होने चाहिए, इन मतलब आग से जुड़ी तमाम जो जानकारियां हैं वो आम नागरिकों के बीच पहुंचे, वे सतर्क हों, यही उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का। वैसे संगीता दीदी, जब अग्निशमन की जो बड़ी गाड़ी होती है वो घंटी टनटनाते हुए सड़क पर दौड़ती है, तो जब गुजरती है ना तो जो दिल धक से रह जाता है कि हाय कहाँ कोई दुर्घटना हुई है। तभी ये हमारे जो जाबाज अग्निशमन कर्मी हैं वे वहाँ दौड़े जा रहे हैं और ये अपने जान की परवाह न करते हुए जो सामने खतरा है उससे जूझते हैं, नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।
उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। जी जी। और कई बार तो देखिए कमो भाभी कि बहुमंजिला जो इमारतें होती हैं या फिर गांव में कह सकते हैं कि जो जगहें होती हैं वहाँ या फिर कहीं भी देखिए जो आगजनी की बात होती है उसको लेकर हम लोग ज़्यादा सतर्क नहीं होते। जैसे घर में भी इतना ध्यान नहीं देते कि भाई कभी शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ हो गया, तो इस बारे में भी सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। और ये भी कई बार सोचने लगते हैं कि भाई दमकल विभाग की ये जिम्मेदारी है या इसकी है उसकी है, लेकिन कहीं ना कहीं इन किसी न किसी वजह से तो देखिए ये असावधानियां होती हैं। सही तो बात इनको भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल संगीता दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो दुर्घटनाएं हैं अनहोनी जगह समय को देखकर नहीं होती, अनहोनी होनी होती है तो वो हो जाती है, चाहे कोई भी जगह हो, चाहे शहर हो, शहर का कोई इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो। अगर आगजनी की घटना लग रही है तो सबसे ज़रूरी है छोटी छोटी बातों के विषय में सतर्क रहना। ये जो आगजनी की घटनाएं लगती हैं ज़्यादातर लापरवाही की वजह से होती हैं। कहीं हो सकता है एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़ी आग का रूप ले सकती है, कई जानमाल का नुकसान हो सकता है, जिंदगियों का नुकसान हो सकता है। तो ज़रूरत है बस हमें सतर्क और सजग रहने की। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कमो भाभी कि आग लग गई लेकिन जाने का जो रास्ता होता है और आने का जो रास्ता होता है वो भी बड़ा संकीर्ण भी होता है और एक ही होता है। कई बार क्या होता है कि जो कमरे होते हैं या जो बिल्डिंग्स होती है या जो जगह है, छोटी जगह हो या बड़ी जगह हो, तो उनमें भी जो खिड़कियां या वो इस तरह की नहीं बनाई होती हैं कि अगर इस तरह से अगर कोई हादसा हो जाए तो उससे किस तरह से बाहर निकला जाए। बिल्कुल। तो इसे भी पहले ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई इस तरह का सकरा रास्ता है तो क्योंकि जब आग लगेगी तो धुआं भी बहुत ज्यादा होता है, उससे भी बहुत दम घुटता है। तो सभी चीजों को देखने की जरूरत बिल्कुल है। हमारी सखी भी कह रही हैं कि प्रत्येक वर्ष अग्निशामक दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें आग से बचाव, सावधानियां और आग लगने पर ध्यान रखने योग्य बातों को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है। और इस दिन को मनाने का प्रमुख उद्देश्य ही अग्निकांड को रोकने और बचाव के प्रति जागरूकता पैदा करना है। संगीता दीदी, जब हम वैसाखी पर्व की बात कर रहे थे तो हमारी कई सखियां और श्रोताओं ने शुभकामनाओं के साथ साथ कई संदेश भी भेजे हैं। जैसे बहुत लोग नदी स्नान करते हैं और सत्तू और गुड़ का दान किया जाता है। हमारे घर स्नान दान का रिवाज है और वही अनाज हम मीठे और नमकीन दोनों रूप में खाते हैं, यानी आज चौका बंद, ऐसी हमारी एक सखी का कहना है। अच्छा। और वही एक सखी ये भी कह रही हैं कि वैसाखी पर्व पंजाब हरियाणा में ज्यादातर धूमधाम से मनाया जाता है। रबी की फसल पक जाती है, अनाज की पूजा की जाती है और हमारे गुजरात में पूरे साल भर की गेहूं साफ करके रखी जाती है। तो अभी मैं वही काम कर रही हूँ और साथ में सखी सहेली कार्यक्रम भी सुन रही हूँ। तो देखिए हमारे कार्यक्रम जो है वो सुनते जाइए और साथ ही साथ काम भी होता चला जाता है। तो ये एक अच्छी बात है। हमारी एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज बिहार में बैसाखी की जगह पर सतुवानी पर्व मनाने की परंपरा रही है और लिखते हैं कि आज के दिन सुबह सुबह गंगा में स्नान ध्यान करके नई रबी फसल जैसे चना, जौ, मक्का के पिसे हुए चीज़ों को यानी अनाज को मिलाकर सत्तू का आटा स्वरूप और कुछ व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं, उसका सेवन करते हैं। सत्तू के साथ नमक, आम के टिकोले, धनिया, पुदीना को मिलाकर चटनी तैयार की जाती है। उसी का सेवन आज के दिन करीब हर जगह में किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो कई घरों में चूल्हा भी आज के दिन नहीं जलता। ये लोग सुबह सुबह घड़े के ठंडे पानी लाकर अपने भोजन की शुरुआत इसी से करते हैं। आज विशेष रूप से वस्त्र, सत्तू और आम के टिकोले को भी जो है दान देने की परंपरा है। बिल्कुल, ये सारी परंपराएं हमारे दैनंदिन जीवन से जुड़ी हुई है। अब देखिए ना, घड़ा जो होता है वो अपने आप में कहीं ना कहीं उसे देखते ही शीतलता आने लगती है, शीतलता का प्रतीक है वो। उसी तरह खाने की चीज यानी जो सत्तू होता है, गर्मियों के दिनों में खासकर इसका सेवन किया जाता है। जौ के सत्तू हैं, चने के सत्तू हैं, तो इसके सेवन से ये पौष्टिकता से भरपूर तो होता ही है, साथ ही पेट भी भरता है और शरीर को शीतलता भी मिलती है, ठंडक प्रदान करता है और आसानी से मिल भी जाता है। हाँ बिल्कुल। वैसे हमारे एक जो श्रोता हैं उन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की है। अच्छा। आज सामाजिक न्याय के अग्रदूत, संविधान शिल्पी, प्रखर विचारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। क्या अजब संयोग है कि आज ही हिंदी साहित्य संसार में यात्रा वृत्तांत के अनन्य महारथी, बहुभाषाविद,
महापंडित राहुल साकृत्यायन जी की भी पुण्यतिथि है। इन दोनों विभूतियों का जिक्र एक साथ इसलिए क्योंकि इन दोनों ही महापुरुषों की धार्मिक चेतना का स्रोत एक ही है, भगवान बुद्ध। भारत रत्न बाबा साहब ने अपनी ज्ञान शलाका से जहां तमाम लोगों को बुद्धत्व के शांति पंथ का मार्ग दिखाया, वहीं राहुल जी ने बौद्ध धर्म पर अभूतपूर्व शोध पत्रवों और आख्यान रचे। अपनी प्रतिभा और मेधा के बल पर वैश्विक कीर्ति प्राप्त कर देश का गौरव बढ़ाने वाले दोनों भारत पुत्रों को सादर नमन। जी, तो बाबा साहेब की तो कह सकते हैं कि बातें इतनी हैं कि बस जीवन में उतारते जाइए और उतारते जाइए। और आज नाट्य अभिनेत्री उत्तरा बावकर की बात करेंगे कमो भाभी। फिल्म, मंच और टेलीविजन क्षेत्र में अभिनेत्री उत्तरा बावकर जी को हमने कई बार देखा है। 1944 को इनका जन्म हुआ, साल 1944 में इनका जन्म हुआ और रंगमंच की तरफ इनका खास आकर्षण रहा। उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय यानी NSD दिल्ली से इब्राहिम अलकाजी के अधीन अभिनय की शिक्षा ली और साल 1968 में उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हाँ, और कुछ उल्लेखनीय नाटक शेक्सपियर के ओथेलो में डेस्डेमोना, गिरीश कर्नाड की तुगलक में माँ छोटे सैयद बड़े सैयद में भोली लड़की, 1978 में नाटक संध्या छाया का निर्देशन भी इन्होंने किया, मैना गुजरी में मेना नाटक और मुख्यमंत्री में पद्मावती जैसे किरदार को भी उन्होंने निभाया और ये काफ़ी यादगार किरदार रहे उनके। साथ ही यात्रा, तमस, एक दिन अचानक, तक्षक, कोरा कागज, वास्तु पुरुष जो मराठी भाषा में थी, साथ ही साथ उड़ान जो टीवी धारावाहिक था और जैसी जैसी कोई नहीं, इस धारावाहिक श्रृंखला में भी हमने इनका अभिनय देखा। साथ ही फिल्म हमको दीवाना कर गए, डोर और आजा नचले, हा भारत माझा और कश्मकश जिंदगी की जैसे कुछ फिल्में हैं और कश्मकश जिंदगी की इस टीवी सीरियल में भी उनका काम बेहद सराहा गया। और उनका जो अभिनय होता था बड़ा ही कह सकते हैं ना कि बड़ा सादा होता था, बिल्कुल ऐसा होता था कि जैसे दिल में उतर जाता था। हाँ, बहुत सशक्त। और वैसे ही टीवी सीरियल भी इनके हुआ करते थे कमो भाभी। और अभिनय और हिंदी रंगमंच की जहाँ तक बात की जाए तो इनके योगदान के लिए इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1988 में एक दिन अचानक इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उत्तरा बावकर जी को दिया गया। और देखिए बुधवार को कह सकते 12 अप्रैल 12 अप्रैल को इनका ये हमारे बीच नहीं रही। तो उत्तरा बावकर जी के बारे में तो हमारे बहुत सारे श्रोता भी हैं जो तमाम सीरियल्स और ये सब में उनको देख चुके हैं। साथ ही उनको याद करते हुए हमारे एक श्रोता कह भी रहे हैं कि उत्तरा बावकर जी का नाम आते ही धारावाहिक उड़ान याद आता है। हाँ। जिसमें उन्होंने माँ की सशक्त भूमिका निभाई थी। बिल्कुल, भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा निभाए गए जो सशक्त किरदार थे उनकी छाप आज तक अभी तक हमारे दिलों में अमिट छपी हुई है। तो बड़े मन से जब हम रसोई घर में जाते हैं तो अपना मन रसोई घर में रखकर ही व्यंजन पकाएं तो उस व्यंजन का जो स्वाद होता है ना संगीता दीदी, वो उसमें कुछ बात ही और रहती है। मतलब ये नहीं कि हमारे एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ से हम करछी चलाए जा रहे हैं, अब पता नहीं कढ़ाई में जो चीज है वो चलाने लायक बची भी है कि नहीं। वैसे एक बात है कमो भाभी, बोलिए, कि जो त्योहार हो या वैसे भी जो आपने व्यंजन की बात करी, ये जब भाभियां बनाती ना तो बड़ा अच्छा लगता है। कोई इशारा समझ रहे हैं, लेकिन आप हमसे सीधे ही कह देंगी कि कुछ बना के खिलाइए कमो भाभी, तो हम ना थोड़ी ना कहेंगे। हाँ बिल्कुल, हम भी देखेंगे ना, फिर बनाएंगे। अच्छा, जो आज बैसाखी पर्व की बात हो रही है तो व्यंजनों की बात चलते चलते हमारी एक सखी हमसे कह रही है कि हमारे यहाँ जो नए गेहूं आते हैं, हाँ। सबसे पहले लड्डू बनाकर गणेश जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, उसके बाद ही हम उस गेहूं का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ऐसा होता भी है। और वैसे भी देखिए जो ये पर्व है तो अच्छी अच्छी जो फसल की कटाई के बाद जो चीज़ें बनाई जाती हैं अनाज से, उनका भी स्वाद होता है। और वैसे भी अगर देखा जाए कम्मो भाभी तो
वैसे भी अगर देखा जाए तो जो चीज़ें हम लोग नई कुछ घर में लेकर आते हैं, कुछ ऐसा लगता है कि भाई ये फल सीजन के आए हैं या ये अनाज आया है या आटा है या कुछ भी है, तो ऐसा लगता है कि इससे कुछ बना करके भगवान को चढ़ाई दिया। बिल्कुल, भोग प्रसाद चढ़ाना हमारे परंपरा में रहा है। अब देखिए ना, आम का जब मौसम आ गया है तो घर में जब पहले आम आते हैं ना, सबसे पहली जो खेप आती है तो सबसे पहला फल भगवान जी को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। जी जी, है ना। अच्छा, अब आप मुझे ना बातों में उलझाइए मत, चलिए जल्दी जल्दी बताइए आज क्या बनाएंगे। तो पहले आप बता रही हैं कि हम बताएं? आप बड़ी चतुर हैं, आप जान लेना चाह रही हैं कि हम क्या क्या लेकर आए हैं। चलिए हम ही शुरू कर देते हैं। अब नाम सुनकर ही आप एकदम तड़क फड़क जाएंगी। अच्छा अच्छा, दही के शोले। तो फिर वो भाभी का बनाया हुआ है ना, इसलिए दही के शोले बना रहे हैं आज। हाँ हाँ, बताइए बताइए। अच्छा, सामग्री नोट करें। आधा किलो दही, जिसका पानी निकाल कर कपड़े में डालकर उसे रखना है ताकि उसका पानी पूरा रिस जाए, है ना। अब 100 ग्राम पनीर, उसको कद्दूकस कर लेना है। इसमें आधा कप बारीक कटी हुई गाजर डालें, आधा कप कटे हुए शिमला मिर्च डालें और अंदाज से धनिया बारीक कटा हुआ या लगभग 2 चम्मच 2 टेबल स्पून के करीब बारीक कटा हुआ धनिया डाल दें। हरी मिर्च स्वाद के अनुसार डाल लीजिए और थोड़ी कुटी हुई काली मिर्च डाल लीजिए। नमक स्वाद अनुसार। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिला लें। अब आपको करना क्या है, ब्रेड लें और उसके जो किनारे, जो कड़क किनारे होते हैं, उसे काट लें। ताज़ी ब्रेड लेंगी तो ही अच्छा बनेगा। अब उसे थोड़ा, जब किनारे आपने काट लिए तब उस ब्रेड को थोड़ा बेल लें, आयताकार ही बेल लीजिए। इसके ऊपर हल्का सा पानी लगा दें उंगलियों की सहायता से या ब्रश की सहायता से। अब मैदे का थोड़ा घोल बना लेना है, पतला। 1 या 2 चम्मच मैदा लेंगी तो भी काम बन जाएगा। अब ब्रेड की पानी वाली जो परत को नीचे रखें और फिर 1 चम्मच ये जो हमने स्टफिंग बनाई है ना, वो किनारे रखें और तिकोना ही रोल कर लें। इसके बाकी किनारे पर, इसके बाकी किनारे पर मैदे का घोल लगाकर अब इसे रोल कर लें और इसको एक पॉलीथीन शीट पर या प्लास्टिक की थैली पर रखकर रोल करें ताकि ये चिपके ना। दोनों कोने जो हैं वो विपरीत दिशा में आपको मोड़ने हैं, अपोजिट मोड़ने हैं। फिर ये जो प्लास्टिक की जो शीट है वो हटाएं, या तो फिर आप बटर पेपर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं जी। तो ये बेलन के आकार का हो जाएगा। समझ रही हैं संगीता दीदी? हाँ। और फिर इसे निकाल लें तो किनारे जो हैं वो चिपक से जाएंगे। अब इन्हें मीडियम गर्म तेल में अच्छे से तल लेना है, भूरा होने तक, जलाना नहीं है, ध्यान रखिएगा। इन्हें तिरछा काट लें और चटनी के साथ परोसें या अमचूर की चटनी के साथ परोसें। सॉस भी इस्तेमाल किया जा सकता है और हल्की आंच पर ही तलना है, नहीं तो दही जो है इसके अंदर का वो बाहर आ जाएगा और किनारों को ठीक से चिपकाना जरूरी है। हाँ, तो ये दही के शोले तो बहुत जबरदस्त हैं कमो भाभी, बनाने में भी और खाने में भी। भाई संगीता दीदी, जब गर्मियाँ अपने चरम पर होती है ना, तो सत्तू का प्रयोग बहुत आयत होता है और अलग अलग रूपों में होता है। सत्तू से कई चीजें बनती हैं, लेकिन पहले आप बताइए आप क्या बना रही हैं? ये हैं वेज नरगिसी कोफ्ते। 250 ग्राम पनीर को मिक्सर में ब्लेंड कर लेना है और 50 ग्राम पिसा हुआ पनीर अलग करके उसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर मिला लें। इसमें 2 टेबल स्पून कटे हुए काजू और किशमिश भी डालें, यानी कि ये स्टफिंग्स हो गई। हाँ कमो भाभी, और ये स्टफिंग्स तैयार करके फिर एक किनारे रख दें। अब बाकी की जो बची हुई पनीर है उसमें थोड़ा सा नमक, 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालना है क्योंकि वो जिससे कि वो बाइंड हो जाए जी। तो 4 चम्मच उसमें कॉर्नफ्लोर डाल करके मिला लें और इस आटे को छोटी छोटी कहते हैं ना कि रोटी के जैसी लोई में कट कर लें, यानी गोल गोल, बहुत बड़ा ना हो। और पहले जो स्टफिंग्स बनाई है उसकी छोटी छोटी गोली बना लें। फिर आटे की लोई को कटोरी जैसा शेप देकर उसमें भर देना है, थोड़ा सा लंबा कर दें इसको और मैदे के पतले घोल में हल्का नमक डालकर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालकर मिला लें और थोड़ा सा सोया चंक जो होता है, यानी कि जो सोयाबीन है, उसको पीस लें मिक्सर में। हाँ, और उसको भी किनारे रख लें क्योंकि वो कोटिंग के लिए काम आएगा। और जो कोफ्ते बनाए हैं उनको एक बार तो मैदे के घोल में डुबाना है और उसके बाद फिर
सोया चंक्स में उसको रोल कर लेना है, लेकिन फिर से उसको एक बार मैदे के घोल में डालना है, डिप करना है, और उसके बाद फिर से सोया चंक्स में, यानी कि 2 बार ये प्रोसेस करना है जी। और उसके बाद आप उसको डीप फ्राई कर लें, यानी गरम तेल में ही डालना है। और उसके बाद जो ग्रेवी बनानी है, यानी जो करी बनानी है, उसमें गरम तेल में 2 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा काली मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी और 3 लौंग, 7-8 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची के दाने, थोड़ा सा जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी, इन्हें डालकर भून लें। टमाटर, 2 हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बना लें, इनको अच्छे से भून लें और इसमें थोड़ा सा काजू भी डालकर पीस सकते हैं। और खरबूजे के बीज अगर हैं तो उनका भी 1 कटोरी पेस्ट बना लें, इसी में डाल करके अच्छी तरह से भून लें। जब ठीक से भून जाए तो उसमें 1 चम्मच बटर डाल दें, थोड़ी सी लाल मिर्च डालकर भूनें, अंदाज से नमक डाल दें और गाढ़ी ग्रेवी जो है उसको बनानी है। अगर आप खड़े मसाले नहीं डाल रहे हैं जी तो आधा चम्मच पीस लेना है उसे। हाँ, आधे चम्मच गरम मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी बन जाएगी। लेकिन जो ऐसी प्लेट है जो गहरी थोड़ी है, उसमें पहले आप ग्रेवी को डाल दें और जो कोफ्ते हैं उन्हें बीच से काट लें। तो जब काटेंगे तो उसके किनारे वाले तो वो सफेद आएंगे और जो हमने उसमें गोलियां भरी हैं, जो स्टफिंग्स भरा है, तो वो येलोइश पीला पीला सा रहेगा, तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह से रख करके उसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल दें और बस चटनी के साथ भी मतलब इसको खाते समय अगर कुलचे हैं या पराठा है या लच्छा पराठा, हाँ, तंदूरी रोटी है, तो मतलब स्वाद बढ़ जाएगा। तो ये सब्जी आप मेरी तरफ ऐसे देख रही हैं कि बस अब अगला व्यंजन कम्मो भाभी यहाँ से निकलेंगी और तुरंत यही बनाएंगी। अब भाई बना के खिलाएंगे हम, लेकिन वादा नहीं करते कि आज ही मिलेगा। भाई संगीता दीदी सत्तू की बात कर रहे थे ना, तो जल्दी से सत्तू के पराठे बनाते हैं, क्योंकि सत्तू का उपयोग कई रूपों में किया जाता है। सत्तू घोल के भी पिया जाता है, लेकिन हम आज पराठे ही बनाएंगे। तो उसके लिए चने का सत्तू ले लें, 2 से 3 चम्मच। उसमें डालना है, पहले तो भरावन बता रही हूँ, उसमें डालना है 1 छोटा बारीक कटा हुआ प्याज, साथ ही 1/4 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल दीजिए, लाल मिर्च पाउडर स्वाद के अनुसार, बारीक हरी कटी हुई मिर्च और धनिया की पत्तियां एकदम बारीक कटी हुई, साथ ही नमक अपने स्वाद अनुसार और तेल, पराठा सेकने के लिए तेल या घी का इस्तेमाल। अब भाई आटे को गूंथ लीजिए, गेहूं के आटे को गूंथ लीजिए और ये जो हमने भरावन की सामग्री बताई ना, तेल के अलावा बाकी सारी सामग्री सत्तू के साथ इसमें मिलाइए और अगर आप थोड़ा सा अमचूर चाहें तो वो भी मिला सकती हैं। ये जो भरावन तैयार हो गया, अब आटे की लोइयां लीजिए, उसमें ये भरावन भरिए, हल्के हाथों से इसे बेलिए, सेकिए और पुदीने की चटनी के साथ ही परोसें। संगीता दीदी, इसी गीत के साथ सखियों से, श्रोताओं से विदा लेते हैं। सभी को कम्मो भाभी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। विविध भारती।